ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं इस पे ध्यान मत दो, थोड़ा देर बाद इस पे ध्यान देंगे। अभी कुछ और देखते हैं। देखो, मेटल के साथ, मेटल के साथ जब कोई लिगेंड लाइक सीओ मेटल के साथ जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो जरा गौर करना, मेटल के पास जो भी ऑर्बिटल है, इनफैक्ट डी ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो मेटल के पास जो भी ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से भर गया। ध्यान देना, फिर से हम बोल रहे हैं, मेटल के पास पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मेटल के पास इलेक्ट्रॉन आया, तो एक तरह से मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के वजह से कार्बन, अच्छा ये मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास अगर इम्प्टी ऑर्बिटल रहे, इसके पास फील्ड ऑर्बिटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास इम्प्टी ऑर्बिटल रहे, तो बताओ इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग हो जाएगा। इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? यही है ना, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग एक तरह से ये कुछ और नहीं है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ही है। इसी बॉन्ड को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। देखो, सिनर्जी का अगर वर्ड मीनिंग देखोगे, डिक्शनरी मीनिंग देखोगे, सिनर्जी का मतलब होता समझौता। मतलब पहले तुम हमको इलेक्ट्रॉन दो, फिर हम तुमको इलेक्ट्रॉन देंगे। इसी तरह की चीजें कुछ हो रहा है यहाँ पे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, अब ये इसका ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन्स है और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, तो एम्प्टी ऑर्बिटल और फुलफिल ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हो गया। तो एक तरह से इस सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एडिशनल पाई बॉन्ड बन गया। इसी को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। जिस भी कंपाउंड में सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, जो जो तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ रहा है वो सब अभी सोल्व हो जाएगा। जिस जिस कंपाउंड में, जिस जिस कॉम्प्लेक्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से मेटल कार्बन बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा है कि घटा है? मेटल कार्बन बॉन्ड के बीच का स्ट्रेंथ बढ़ा है कि घटा है? बढ़ गया है। क्यों स्ट्रेंथ बढ़ गया है? क्योंकि पहले सिंगल एक बॉन्ड होता, अब उसके साथ एडिशनल पाई बॉन्ड है, तो ओवरऑल तो एम और सी के बीच का इंटरैक्शन बढ़ गया ना, इसके बीच में जो बॉन्ड था उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया पाई बॉन्ड कैरेक्टर आने के कारण। जिस जिस लिगेंड के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है, उस लिगेंड को पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलते हैं। पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलने का क्या मतलब है? देखो, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देंगे और पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या किया है? पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन लिया ही है ना, क्योंकि इसका ऑर्बिटल खाली था और इसका ऑर्बिटल फुलफिल था, है ना। तो ऐसे लिगेंड को पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन दे और पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले। ध्यान देना जरा, इसमें कुछ गलत हमने बोला है, उसको हम करेक्ट करेंगे धीरे धीरे, अभी अगले 5-7 मिनट में ही, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा सा हमने गलती किया है। अब जरा गौर करना, हो क्या रहा है? ओवरऑल मेटल का खाली ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सीओ उसको इलेक्ट्रॉन दिया, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, मेटल का ऑर्बिटल फील्ड हो गया। अब इस फील्ड ऑर्बिटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके साथ जो एडिशनल बॉन्ड बना, इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। ये कुछ नहीं, एक तरह का पाई बॉन्ड है।
और इस फेनोमिना को बैक बॉन्डिंग बोल रहे हैं। यही है बैक बॉन्डिंग। जिस कॉम्प्लेक्स में बैक बॉन्डिंग होगा उसमें मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ाता है। अब कुछ सवाल है, इसको सुनो। ये जो ऑर्बिटल सर आपने बनाया, ये जो ऑर्बिटल ये खाली है, ये हमको कैसे पता चला कि खाली है? और ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये जो ऑर्बिटल हमने बनाया है ये है पाई स्टार। इसके पास ये जो ऑर्बिटल है ये है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ऑर्बिटल तो ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये क्या होता है? याद करो जब केमिकल बॉन्डिंग में इस तरह का कुछ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ रहे थे, सिग्मा बनेस, सिग्मा स्टार बनेस, इसके ऊपर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ऐसा कुछ पढ़ रहे थे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी तो मोलिकुलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग इस तरह का कुछ ऑर्बिटल डायग्राम होगा। तो इलेक्ट्रॉन हम नीचे से भरते थे। कार्बन मोनोऑक्साइड में 14 इलेक्ट्रॉन है, नीचे से जब भरते जाओगे तो ऊपर में पाई स्टार बच जाएगा खाली। तो वही पाई स्टार है जो कार्बन मोनोऑक्साइड का खाली है, और वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ऑफ कोर्स स्टार है तो एंटी बॉन्डिंग होगा, इसमें बॉन्डिंग था, एंटी बॉन्डिंग था, बॉन्डिंग था, एंटी बॉन्डिंग था, इस तरह से होता है। तो देखो इसका मतलब यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है। उस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ मेटल का फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। सर ऐसे तो सब में हो जाएगा, हमको कहां पता कि किसमें ऑर्बिटल खाली है किसमें ऑर्बिटल नहीं है? देखो सबसे पहले किसमें होगा किसमें नहीं होगा वो हम बताएंगे। पहले ये ध्यान दो कि लिगेंड के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए और मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। ऐसे ही केस में सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, और लिगेंड के पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा उसका एनर्जी भी मेटल के फील्ड ऑर्बिटल के एनर्जी के अप्रोक्सीमेट बराबर होगा, तभी इस तरह का ओवरलैपिंग पॉसिबल है। ये तुम नहीं बता सकते किसमें मेटल का ऑर्बिटल का एनर्जी और लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल का एनर्जी अप्रोक्सीमेट बराबर होगा, ये तुम नहीं बता सकते, रट सकते हो। मतलब ये तुमको जानना होगा किसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है और किसमें नहीं होता है, वो आगे हम बताएंगे, कुछ लॉजिक देंगे जिससे पता चलेगा कि किसमें होगा, लेकिन एकदम से हर केस में तुम नहीं बता पाओ। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग मेनली सीओ में, सीएन माइनस में, ये सब में होता है, क्योंकि ये सब में देखो सीओ का प्रॉपर्टी सीएन माइनस से बहुत मैच करेगा। कैसे? सीओ में कितना इलेक्ट्रॉन टोटल होता है? 14। सीएन माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन टोटल होता है? 14। तो इसका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट होगा, इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट सिमिलर होगा। इसका जो ऑर्बिटल खाली होगा इसका ऑर्बिटल भी खाली होगा। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली है तो मेटल तो सीएन माइनस में भी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होगा। फिर से समझा रहे हैं इसको हम। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है? मेटल के साथ, एक मिनट, सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है? मेटल के साथ जब लिगेंड लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, ऐसा करने से मेटल का ऑर्बिटल फील्ड हो गया। अब ये फील्ड ऑर्बिटल लिगेंड के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ जब पैरेलल ओवरलैपिंग करे, लैटरल ओवरलैपिंग करे, तो इसी फेनोमिना को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। जिस भी कॉम्प्लेक्स में बैक बॉन्डिंग होगा उसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एडिशनल पाई बॉन्ड होगा। जो भी लिगेंड सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा उस लिगेंड को पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलेंगे, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता जरूर है लेकिन पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए सीओ को पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलेंगे।
सीओ बैक बॉन्डिंग करेगा, सीओ सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा, तो Cn माइनस भी सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि दोनों का नेचर मॉडल लेस सिमिलर है। सीओ के बैलेंस, सीओ के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, Cn माइनस के पास भी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। हमने गलती क्या किया है उसको समझो। हम गलती ये किए हैं, तुमको समझाने के लिए हमने गलती किया है। गलती ये किया है कि ये हमने डी ऑर्बिटल का डायग्राम बनाया है। डी ऑर्बिटल ऐसा नहीं होता है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप का होता है, ऐसा होता है ना। और ये जो ऑर्बिटल बनाया है, ये कौन सा ऑर्बिटल है सर? पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल? बिल्कुल नहीं, सॉरी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसे नहीं होता है। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इस तरह का होता है, जो तुमको नहीं पढ़ना पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिटेल में। बट ये डी ऑर्बिटल, मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल है वो तो पढ़ना है, तो वो तो इस तरह डबल डंबल शेप का होता है। और इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वो कुछ इस तरह का होता है। इसलिए ये सही वाला डायग्राम है, ये सही वाला डायग्राम नहीं है। तुमको समझाने के लिए हमने इसका यूज किया है। अब देखो क्या किन किन चीजों पे सिनर्जिक बॉन्डिंग का इफेक्ट पड़ेगा। एक क्वेश्चंस लिखते हैं, 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पहले, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाएंगे हम। MCN6 MCN6 -3 where M is chromium +3, Mn +3, iron +3, cobalt +3। देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हो गया तुम्हारा 4 कॉम्प्लेक्स। कैसे? CrCN6 -3, और थोड़ा इधर करते हैं, जगह मिल जाएगा हमको। CrCN6 -3, MnCN6 -3, FeCN6 -3, COCN6 -3। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ किसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है? सिनर्जिक बॉन्डिंग तो सब में होगा, बट एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है? तो जब एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग देखना हो तो तुमको देखना चाहिए पहला पॉइंट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा होगा तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा होगा तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा। ये कैसे बोल रहे हैं सर आप? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ? सीएमए के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर सीएमए के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा तो बैक डोनेशन ज्यादा आसानी से होगा। ये बैक डोनेशन ही तो हुआ है, तो बैक डोनेशन ज्यादा आसानी से होगा अगर सीएमए के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो बैक डोनेशन जितना आसानी से होगा
बैक बॉन्डिंग उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्यादा तो सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा, या ये बोलो सिनर्जिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी सेम हो जाए तो हमें क्या देखना चाहिए, तो हमें देखना चाहिए चार्ज, चार्ज देखना चाहिए। सीएमए के पास कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। अगर चार्ज ज्यादा होगा निगेटिव चार्ज तो सिनर्जिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ऐसे कैसे, निगेटिव चार्ज अगर सीएमए के पास ज्यादा हुआ, जिस सीएमए के पास निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रीच होगा, इलेक्ट्रॉन रीच होगा तो बैक डोनेशन आसान होगा, है ना। तो पहले देखना चाहिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देन निगेटिव चार्ज। अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से हो जाए प्रॉब्लम सोल्व तो हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सारे कॉम्प्लेक्स में सेम है तो निगेटिव चार्ज देखना चाहिए तुम्हें। सीएमए पे निगेटिव चार्ज देखना चाहिए, सीएमए पे सेंट्रल मेटल आयन। अगर निगेटिव चार्ज भी सेम है तो वैसे केस में तुम्हें देखना चाहिए फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज बताएंगे। जिसका फॉर्मल चार्ज ज्यादा होगा उस केस में सिनर्जिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और ये तीनों अगर सेम हो जाए तो वैसे केस में आगे देखेंगे क्वेश्चंस। हालांकि ट्रेंड यही होगा, पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखना है, ये सेम हो जाए तो निगेटिव चार्ज देखना है, और वो सेम हो जाए तो, लेकिन ध्यान देना निगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम और वो भी सेम हो जाए तो फॉर्मल चार्ज से डिसाइड करना है किस कॉम्प्लेक्स में एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा। चलो तो ये सब में बताओ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका कितना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट लाइन। हाँ तो अब देखो सबका ईएन बताओ, कितना कितना ईएन आएगा सर 33, 34, 35, 36। कितना कितना आया, 33, 34, 35 और 36, है ना। यस सर। इसका ईएन 30 कितना आया, 33, 33, यस सर। 34, 35 एंड 36, है ना। ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब देखो EN 36 का मतलब क्या हुआ कि कोबाल्ट में इफेक्टिवली ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बैक डोनेशन कौन ज्यादा आसानी से करेगा, क्रोमियम या कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसका मतलब है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में होगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, एरो दे दो इस तरह से नीचे की ओर, एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग या सिंपली सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग
नीचे वाले में सिनर्जिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। अब ध्यान देना, सिनर्जिक बॉन्डिंग नीचे वाला में ज्यादा है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग से किन किन चीजों पे फर्क पड़ता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग से मोलेक्यूल की स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग से एमसी बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। एमसी बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल कार्बन, देखो ये मेटल ही तो है, कौन, ये मेटल ही तो है, मेटल कार्बन, इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ना, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ साथ एक एडिशनल पाई बॉन्ड आ जाता है। तो एमसी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मतलब सीओ का सीओसी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा विथ रिस्पेक्ट टू एफईसी बॉन्ड, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा विथ रिस्पेक्ट टू एमएनसी बॉन्ड, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा सीआरसी बॉन्ड। मतलब सिनर्जिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये एमसी बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ ऐसे होगा, एमसी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना। और अगर हम सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ की, सीएन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, सीएन बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो सीएन बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ ऐसा होगा। ये सीएन बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे उल्टा हो गया सर, और सीएन बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको जैसा हम पढ़ा रहे हैं ना कम कंटेंट मिलेगा, इसलिए ध्यान देना। ये देखो, ये जो बॉन्ड है ये एमसी बॉन्ड, सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण एमसी बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये सिग्मा के साथ साथ एडिशनल पाई बॉन्ड बन गया। लेकिन यही सीएन का स्ट्रेंथ घट जाता है। नॉर्मल सीएन माइनस का ये बीच वाला बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच वाले बॉन्ड का जो भी स्ट्रेंथ होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग हुए जिस कॉम्प्लेक्स में होगा उसमें अगर सीएन के बीच के बॉन्ड का स्ट्रेंथ देखोगे तो वो घट जाता है। क्यों घटता है? इसका दो एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आएगा। अब तुम देखो, तुम कर क्या रहे थे, ये जो बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, किस ऑर्बिटल में आ रहा है? बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आ रहा है, लिगेंड के किस ऑर्बिटल में आ रहा है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है कि घटता है? घटता याद करो, ऐसा कुछ था O2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे हम लोग, एक तो दो तरह से निकालते थे, एक तो ऐसे बना दिए दो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर दो, और एक क्या होता था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करते थे। अब बताओ, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन दोगे, बढ़ाओगे, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। तो इसका मतलब ये जो सीओ के बीच में जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग से एमसी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, बट सीएन बॉन्ड कमजोर होगा। तो हम सीएन बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड इसमें सिनर्जिक बॉन्ड ज्यादा है इसलिए ये एमसी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और सीएन बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। तो सीएन बॉन्ड सबसे ज्यादा ऊपर का स्ट्रॉन्ग और एमसी बॉन्ड सबसे ज्यादा नीचे का स्ट्रॉन्ग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा एक्सप्लेनेशन देखो जो बड़ा आसान है। देखो, जब मेटल के साथ ऐसा कुछ है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस माइनस, देखो सीओ कैसा होता है, सीओ का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस माइनस लोन पेयर, यही ना होता है सीओ का स्ट्रक्चर। अब देखो, जब मेटल के साथ सीओ या सीएन कोई भी जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ प्लस माइनस, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में जब तुम कन्वर्ट करोगे तो ये हो गया प्लस और यहां पे हो गया माइनस। ठीक है, अब ध्यान देना, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, ये बैक डोनेट करेगा तो ऐसे ही ना करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा।
अगर ऐसा हुआ है तो जरा गौर करो, MC बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। और CO बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? घट रहा है। घट रहा है। तो इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक एग्जाम्पल बढ़ाते हैं। अभी तो केवल वो एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से ही पता चल गया किसका एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। हम इसको इरेज करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। फिर से हम बोल दें, ये जो हमने बनाया है कौन वाला भाई, ये गलत है, सही ये है, ये समझाने के लिए बनाया था। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, NiCO, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, NiCO4 FeCO5 CrCO6 ये सब में किस में सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा है? हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नहीं ये मत करो अभी, एक मिनट, चाहे इसको लिख देते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। वेनेडियम CO6 Mn 24 में 24 में कितना जोड़ेगा तो 36 आएगा? 12 मतलब 6 लीजिए। ओके, और वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23 ओके, देखो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, क्रोमियम CO6, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, Mn CO6, ये प्लस चार्ज। नीचे वाला में बताओ पहले किस में एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा? क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम EAN चेक करेंगे, तो बताओ EAN कितना कितना आया? वेनेडियम, फर्स्ट वेनेडियम का जो कॉम्प्लेक्स है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कृतिका बताएगी कितना आएगा। हम वेट कर रहे हैं, कृतिका बताओ। कृतिका पता भी नहीं चलता है ना, 2 लोग हैं, कौन है कौन नहीं है। Sir, 34. 34। सिंपी बताओ वेनेडियम वाले का EN कितना है? वेनेडियम वाले कॉम्प्लेक्स का Sir, 34 sir. आरुषि कितना है? Sir, 34. 34 है। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर बताओ पहले।
23. 23 और एक निगेटिव चार्ज Yes sir, प्लस हो जाएगा. है ना। अच्छा तुम लोग ऐसा की क्या 23 में एक घटा दी, Yes sir. ये माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया होगा ना, है ना। तो 23 प्लस 1 24 और प्लस कितना 12. 12 कितना हो गया 36 35. 36 ना। 36. हाँ ऐसे Yes. ही नीचे वाले में भी जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे। अच्छा ये एक स्पेशल सिचुएशन है, स्पेशल केस है। यूजुअली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, लेकिन देखो वेनेडियम का जो कॉम्प्लेक्स है इसमें वेनेडियम मेटल है और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव है। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली पॉजिटिव होता है बट रेयरली निगेटिव होता है। और मेटल कार्बोनाइल में तो बहुत कॉमन है मेटल का निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाना। पहले भी बताया था मेटल कार्बोनाइल में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो होता है जनरली। अगर कोई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल मतलब जिसका EN36 नहीं है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए और कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लेगा या किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा या और डाइमर बना लेगा, इस तरह से कुछ करेगा। फिलहाल हम शिफ्ट होते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सेकंड का अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे तो क्रोमियम का हो गया 24 प्लस 36 12 36 और ऐसे ही नीचे वाले का 25 माइनस 1 प्लस 12 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सबका सेम आ गया। इससे नहीं पता चलेगा किसमें एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा। अब हम क्या देखेंगे, चार्ज देखेंगे। चार्ज चार्ज अगर वेनेडियम पे देखें तो -1 चार्ज है, क्रोमियम पे देखें तो 0 चार्ज है और Mn पे देखें तो +1 चार्ज है। सबसे ज्यादा चार्ज निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा वेनेडियम पे है, तो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में होगा, वेनेडियम वाले में। क्योंकि सिनर्जिक बॉन्डिंग में होता क्या है, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लिगेंड को, तो सेंट्रल एटम के पास जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहीं इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वेनेडियम इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक्सटेंट वेनेडियम वाला में ज्यादा होगा। मतलब अगर हम एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात करें तो ये ट्रेंड होगा एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग का। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग का ये एक्सटेंट होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ MC बॉन्ड क्या होगा, सेम। स्ट्रेंथ ऑफ MC बॉन्ड और स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड की बात करें तो नीचे की ओर स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड। ये जो CO को ऐसे नहीं लिख के हम ऐसे लिख देते हैं, इसलिए लिख देते हैं तुम ये ना समझो कि ये CO सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। CO के बीच में जो भी बॉन्ड है वो एज ए होल उसका स्ट्रेंथ हम कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ऊपर वाला देखो, ऊपर वाले का अगर बताओ तुम लोग सोचो पहले, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर हम निकालें, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना कितना आएगा, सर दो को सेम हो गया है सर, ऊपर नीचे दोनों में। इसका अलग हुआ सर ये CR और ये CR दोनों एग्जांपल में दो एक एक हुआ। 28 प्लस 8 36 26 प्लस 10 24 प्लस 12 30 है तीनों। सब सेम आ गया ना। यस सर। सबका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो गया। अब बताओ जब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम आ गया क्या देखेंगे, चार्ज। चार्ज कितना है, 0 0 0 0, चार्ज भी सेम है। अब क्या देखेंगे, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या, देखो
कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड लिख सकते हैं, लेकिन लिखना होता है हेड पे निगेटिव और टेल पे पॉजिटिव, यही ना। ये जो चार्ज आया ना, इसी को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो बताओ निकेल पे कितना फॉर्मल चार्ज आएगा? 8, कितना? बोलो बोलो फिर से। 8 8 आएगा। 4 4 सर, चार 4 है। पॉजिटिव 4 नेगेटिव। -4 है माइनस ना। 4 आयरन पे कितना फॉर्मल चार्ज आएगा? -5, -5। क्रोमियम पे कितना फॉर्मल चार्ज आएगा? -6। 6। फॉर्मल चार्ज क्रोमियम पे सबसे ज्यादा, मतलब क्रोमियम इलेक्ट्रॉन रिच। इसका मतलब क्रोमियम एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा करेगा, मतलब क्रोमियम सिनर्जिक बॉन्डिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, मतलब बैक डोनेशन ज्यादा करेगा, मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग का ट्रेंड कुछ ऐसा हो। और अगर ऐसा है तो एमसी बॉन्ड स्ट्रेंथ यही होगा, और अगर ऐसा है तो सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऊपर की हो। बॉन्ड स्ट्रेंथ के जगह अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ के जगह पे बॉन्ड लेंथ लिखेंगे, सॉरी, बॉन्ड स्ट्रेंथ के जगह पे बॉन्ड लेंथ लिखेंगे तो ऑर्डर बदल जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ के जगह पे बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर सेम रह जाएगा। समझ रहे हो ना? बॉन्ड ऑर्डर directly proportional to bond strength, directly proportional to bond energy, directly proportional to, inversely proportional to bond length, bond length। तो ये जो 3 ऑर्डर हम लिखे हैं, ये इसके जगह पे 4-5 भी लिखा जा सकता था। बॉन्ड एनर्जी का टर्म में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के टर्म में, बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में, बॉन्ड लेंथ के टर्म में लिखा जा सकता है। फिर से लॉग इन करो। सर एक बार फॉर्मल चार्ज बता दीजिए सर। अब फिर से रीस्टार्ट होगा, उसके बाद बता दूंगा, क्योंकि रीस्टार्ट होने वाला है। इस बार रिकॉर्डिंग में लगाए हुए हैं तो 1-2 मिनट टाइम लगेगा।